मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के लिए? क्या आपकी परिभाषा में असुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी है। क्या देशभक्ति और राष्ट्रवादिता में कोई फर्क है? क्या एक मुसलमान देशभक्त होने के साथ साथ राष्ट्रवादी भी हो सकता है? आखिर क्यों ट्रिपल तलाक के आ जाने से मुस्लिम समुदाय के लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और जगह जगह अपना आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट? और सेम उसी तरह नॉनवेज बैन होने को लेके हिंदू समुदाय के लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? आखिर इसके पीछे का तथ्य क्या है? हेलो गाइस, दिस इज इशू एंड वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ स्लैप ऑफ फैक्ट। इट्स व्हाट इज पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इज नेशनलिज्म। तो गाइस, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फुल देखें विदाउट स्किप। बिना स्किप किए देखेंगे तो वीडियो को देखते ही आपको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली समझेंगे कि वीडियो का फ्लो क्या है और मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से। पैट्रियोटिक देश के सभी व्यक्ति हैं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पैट्रियोटिक और देशभक्त है। और जिस व्यक्ति के अंदर भारत को लेकर सम्मान नहीं है वो व्यक्ति देशद्रोही नहीं, उसको भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका देश है। आपका कंट्रीब्यूशन सबसे फर्स्ट आपके देश, आपके मुल्क के लिए होना चाहिए। मैटर कहां फंसता है? मैटर फंसता है नेशनलिस्ट पर, या मैटर फंसता ही नहीं, जबरदस्ती फंसाया जाता है। क्यों फंसाया जाता है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है, आप सब जानते हैं, जहां भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियां, अलग अलग कल्चर से बनकर ये पूरा इंडिया बनता है। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी ब्यूटी है और इसी को लेके हम शान से वर्ल्ड को दिखाते हैं कि एक इंडिया के अंदर इतने सारे कल्चर, इतने सारे फेस्टिवल्स और इतने सारे समुदाय के लोग मिलकर एक साथ एक देश के झंडे के नीचे कैसे रहते हैं। और वहां पे जब इस तरीके की चीजें मीडिया द्वारा और अपने डिस्कस्टिंग पॉलिटिशियंस के द्वारा हम देखते हैं कि एंटी नेशनल और नेशनलिस्ट की कैंपेनिंग चलाई जा रही है, तो उसके पीछे का सोर्स पता करना चाहते हैं कि ये चीजें आखिर देश में हो क्यों रही है, इसके पीछे का एक्चुअल फैक्ट क्या है। नेशनलिज्म में हमारे हिंदू भाई लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और क्यों ना लेना भी चाहिए, ये उनका अधिकार है और ये उनका ही नहीं, हम सबका अधिकार है। लेकिन क्या एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नेशनलिस्ट हो सकता है पैट्रियोटिक के साथ साथ? आइए जानते हैं कि ये पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट, ये दो चीज एक्चुअल में क्या है और ये नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल जैसा वर्ड हिंदुस्तान में क्या कर रहा है और क्यों आया, इसकी जरूरत क्या थी हमें और ये आया कहां से, जिसको लेके आज 2022 में इस तरीके का माहौल देश में हो गया है। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं एंटी नेशनल वर्ड आया कहां से हिंदुस्तान के अंदर। ये बात बताते हुए आपको बेहद अफसोस हो रहा है कि सर आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई खतरे में है तो वो ईमान है और उससे भी ज्यादा खतरे में है वो धर्म है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरे में जो है वो ईमान है और उससे भी ज्यादा खतरे में है वो धर्म है। देश खतरे में कहां है? देश खतरे में तो है ही नहीं, बस धर्म खतरे में है, जाति खतरे में और ईमान खतरे में, देश खतरे में नहीं है। जिस देश ने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की और उनको समझ में आया कि आखिर में हो क्या रहा है हमारे साथ, उस वक्त ना ईमान खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में था, ना हिंदू खतरे में था, ना धर्म खतरे में था। उस वक्त लोगों को समझ में आया कि देश खतरे में है और सारे लोग एक झंडे के नीचे खड़े होकर विरोध किए और भारत को आज़ादी दिलाएं। उस वक्त सबको फील हुआ कि देश खतरे में है। और आज के जैसा ही खतरा बहुत पहले लास्ट मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर के टाइम भी हुआ था। सबको खतरा था, ईमान खतरे में था, मुसलमान खतरे में था, इवन धर्म खतरे में था, जातियां खतरे में थी, एक एक अलग अलग जातियां सब खतरे में थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने देखा कि भाई यहाँ तो बड़ा खतरा है, सीरियसली बहुत खतरा है, तो इन्होंने कहा आओ तुम सबका खतरा हम सॉल्व करते हैं और तुम लोगों का जितना खतरा है उसको क्लियर करते हैं और तुम लोगों को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। तो आप तो जान ही रहे हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो कितने अच्छे तरीके से खतरों से निपटी और कितने अच्छे से देश को आगे बढ़ाई
और इंडियंस पीपल की उस टाइम क्या हालत हो गई थी और 200 साल तक किस जद्दोजहद से भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे और क्या क्या किया। एक टाइम पर देश ने वाकई रियलाइज किया कि कुछ खतरे में नहीं है, खतरे में तो है सिर्फ एक, वो है हमारा देश। जब ये सारी चीजें सब लोगों ने रियलाइज किया मिलकर कि देश खतरे में है, तो हमको आज़ादी मिली और हम आज़ाद हुए। लेकिन 200 साल बाद आज फिर वही खतरा जो बहादुर शाह जफर के बाद इंडिया के लोगों ने फील किया था, आज फिर वही फील कर रहे हैं कि ये जाति खतरे में है, ईमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, सब खतरे में है। तो ये खतरा फिर आने लगा लाइन से। तो फिर कोई तीसरा तैयार हो रहा है अंग्रेजों की जगह, जो भारत के इस खतरे को फिर से सॉल्व करने की तैयारी में लगा हुआ है। और इसी का प्रोपेगेंडा है इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को इंडिया में एक्टिव करने का। नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, कौन धर्म विरोधी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन किसके धर्म में जहर उगल रहा है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कुछ भी टिप्पणी करने का, वो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। Why you guys can't understand the stupid type of political strategies who only want to distribute us and serving us to the hilarious type of diplomatic condition? हम क्यों अपने तथाकथित कुछ राजनेताओं के भाषण में आ जाते हैं? हम क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं हमारे साथ? इसको समझने की ज़रूरत है। आंख पे पट्टी डाल लेने से हर एक चीज़ नहीं मिल जाती, कुछ चीज़ों की गहराई में उतर के उन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि एंटी नेशनल जैसा वर्ड हिंदुस्तान में पहली बार कब इस्तेमाल हुआ। तो ये बात है इमरजेंसी के वक्त की। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इमरजेंसी के बाद देश का माहौल कुछ इस तरीके से हो गया कि पहले उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए। उसी में से एक अमेंडमेंट है अमेंडमेंट 42। उसके अंतर्गत आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडिशनल ऐड हो गई। ऑलमोस्ट 14 आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशनली ऐड हो गए अमेंडमेंट 42 के अंतर्गत। इसी अमेंडमेंट 42 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए वर्ड्स जुड़े। नए वर्ड्स लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जैसा वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार जुड़ा। और जिस तरीके की गतिविधियां देश भर में थी उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने कुछ प्रोविजंस स्टार्ट किए और यही जुड़ा आर्टिकल 13(1)D। क्या है आर्टिकल 13(1)D? इसके इंस्ट्रक्शंस क्या थे और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लागू हुआ और इसके बेसिक आधार क्या थे? चलिए जानते हैं आर्टिकल 13(1)D के बारे में। बेसिकली आर्टिकल 13(1)D के अंदर ये चीज़ ही इलैबोरेट की गई थी कि देश में होने वाली सारी एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियों की रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया था। और इस कानून के अंतर्गत अगर रोकथाम करते वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 हमारे मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन हो जा रहा है, तब भी आर्टिकल 31D एक्टिव रहेगा और वैलिड रहेगा आर्टिकल 19 एंड 14 के उल्लंघन हो जाने के बाद भी। तो ये था आर्टिकल 31D। बेसिकली हम आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को जानते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो सबकी समानता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 19 देश के नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप देश में कहीं भी रह सकते हैं और देश में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। ये अधिकार, ये फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 देता है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में ये पूरा सेशन है, एंटी नेशनलिस्ट के स्पेसिफिकेशन क्या है। आर्टिकल 13(1)D के अकॉर्डिंग एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं कौन और इनकी गतिविधियां हैं क्या। आइए उनके कुछ पॉइंट्स पे नजर डालते हैं कि एंटी नेशनल स्पेसिफिकेशन एक्चुअल में क्या थी और अब क्या है। ऐसी गतिविधियां जिसका इरादा किसी भी धर्म के भावनाओं को, उसकी भाषा को ठेस पहुंचाना और देश की शांति भंग करने का इरादा रखती हैं, वो होता था एंटी नेशनलिस्ट। या फिर वो गतिविधियां जो देश की राष्ट्र एकता और शांति को भंग कर दे, वो होता था एंटी नेशनलिस्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियस आर्टिकल 31D के अंदर जो ये पॉइंट्स दिए गए थे कि रियल एंटी नेशनलिस्ट कौन है, ये स्पेसिफिकेशन था उसका कि एंटी नेशनलिस्ट कौन था उस टाइम पर।
लेकिन हम कहाँ फंस के रह गए? वो भारत माता की जय नहीं बोला तो वो एंटी नेशनलिस्ट, इसने इंक्वायरीज की इकोनॉमी के बारे में तो ये एंटी नेशनलिस्ट, इसने पूछ लिया कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों बंद हुआ तो ये एंटी नेशनलिस्ट। हम कहाँ थे और हम एंटी नेशनलिस्ट कहाँ पहुँच गए? और ये बना कैसे, वहाँ से यहाँ ड्रॉप कैसे हुआ कि अगर हम कोई अपना बेसिक अधिकार, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट से जानना चाह रहे हैं तो इस चीज़ की एक्नॉलेजिंग के लिए हम एंटी नेशनलिस्ट कैसे हो जाएंगे? आखिर ये चेंज कब हुआ? ये इतना चेंज कैसे हो गया? आर्टिकल 31D के अकॉर्डिंग, उसके एलाबोरेशन के अकॉर्डिंग जो एंटी नेशनलिस्ट था उससे हटकर अगर हम आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हम एंटी नेशनलिस्ट कैसे हो जाते हैं? और एक मुसलमान जो भारत माता की जय नहीं कहता उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंदर वो काफी फिट बैठ रहा है, वो कैसे एंटी नेशनलिस्ट हो गया? इसको भी हटाते हैं। जरा इनकी विकलांग मानसिकता के वजह से देखिए देश के अंदर क्या माहौल हो गया है। मुस्लिम समुदाय का कोई भी बंदा, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो गली का बच्चा हो, नुक्कड़ चौराहे का बच्चा हो, चाहे वो मोहल्ले का सभासद हो, इवन वो देश प्रदेश का नेता हो या एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको भी ये सब कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं कि बताओ कि तुम नेशनलिस्ट हो या एंटी नेशनलिस्ट। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर मुसलमान जाहिल हैं जो अपने दिमाग से परेशान है। जब सामने वाला तुम्हें मान के बैठा है, जब ये क्वेश्चन कर रहा है कि तुम एंटी नेशनल हो और तुमसे इस लेवल का क्वेश्चन कर रहा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए उसकी अपाहिज मानसिकता के बारे में। तुम क्यों बढ़ चढ़ के उसके जवाब दे रहे हो? तुम्हारे जवाब देने से उसके मन में 1% भी डिफरेंस नहीं आएगा। वो तुम्हारे बारे में जो चीज़ें अजम्प्ट करके बैठा है उसका अजम्पशन अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। वो टीआरपी का गेम है। वो हमारी मीडिया जान रहे हैं ना कहाँ से कहाँ तक, उस मीडिया का गेम है कि इस तरीके से देश के माहौल को खराब करो। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की कि आप नेशनलिस्ट हैं या एंटी नेशनलिस्ट हैं। एंटी नेशनलिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देश का हर बंदा पैट्रियोटिक है और नेशनलिस्ट भी है, और देश के प्रति सबकी जिम्मेदारी उतनी बनती है यूनिफॉर्मली सबकी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो। जैसे एक समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी है वैसे भारतवर्ष सभी का है, किसी एक का नहीं है। तो हम अपने लेंथ और लाइन से थोड़ा सा हट गए थे, हमारी ट्रेन थोड़ा अलग डायरेक्शन में चली गई थी। हम बात कर रहे थे अमेंडमेंट 42। अमेंडमेंट 42 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स इंप्लीमेंट किए गए थे। आर्टिकल 31D जैसे ऑलमोस्ट 14 आर्टिकल्स इंप्लीमेंट किए गए थे उस वक्त जिस वक्त इमरजेंसी थी हिंदुस्तान के अंदर। और इमरजेंसी खत्म होते ही अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से। उस अमेंडमेंट 43 के अंदर जितने भी आर्टिकल्स अमेंडमेंट 42 से आए थे, अमेंडमेंट 43 में उन सारे आर्टिकल्स को स्किप कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आर्टिकल 31D जैसी चीज़ कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल है ही नहीं। लेकिन कह जाते हैं ना कि कागज़ पे पेंसिल से लिख दो और रबड़ से मिटा दो तो उसके दाग हमेशा रह जाते हैं कागज़ पर। तो आज जो एंटी नेशनलिस्ट जो 31D के अंदर हमें समझाया गया था उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान के अंदर जो प्रेजेंट टाइम में एंटी नेशनलिस्ट का क्राइटेरिया है वो ईस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस है, दोनों में बिल्कुल अलग है। इनके बीच की स्ट्रैटेजी को समझना है हमें। एंटी नेशनल और पैट्रियोटिक ये दो अलग चीज़ें हैं। एंटी नेशनल जो हो गया, जो देश विरोधी हो गया, वो तो भारत में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, फारसी हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो। देश सबसे पहले आता है। हमारा सबसे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ हमारा देश है। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें कोई हैं, प्राइमरी कंट्री है, चाहे वो कोई भी हो। इसी के साथ साथ इस सेशन को मैं यही ख़त्म करना चाहता हूँ और लास्ट लाइन आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि रियलिटी फील करके सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो द हैंडीकैप मेंटालिटी में और इस वीडियो में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हमारे स्टूडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से हम प्रॉपर सही से शूट नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारे रीज़न थे, मैं सब तो नहीं बताना चाहूँगा, बट ये अब आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगी 15 डेज़ के अंदर। तो ऑलमोस्ट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो अपलोड कर ही दूँ और आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्लैप ऑफ फैक्ट्स और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड देखते रहिए स्लैप ऑफ फैक्ट्स। एंड अगला वीडियो इसी का सेकंड पार्ट होगा, वो काफ़ी नॉलेजेबल होगा और उसके अंदर कई लोगों की टांगें खिंचाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद।